हेलो लर्नर्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे सीजी सरकारी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम कंटिन्यूअसली देख पा रहे थे कि आप लोग हमसे लगातार ये पूछ रहे थे कि सर हम वीडियो लेक्चर्स कब लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस कब लेके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे। तो आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला वीडियो लेक्चर, जो कि रिलेटेड है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड से। उस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम सब कोरोना से इफ़ेक्टेड हैं, हमारे हम सब की लाइफ थोड़ी जो रेगुलर रूटीन होती है उससे थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। तो उस इस डिस्टर्बेंस से बेसिकली हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इस वजह से हम अपनी तरफ से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग, जैसा कि हम आप जानते हैं, हम बेसिकली फोकस करते हैं हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स पे। तो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, हमारी गवर्नमेंट ने एक्चुअली नोटिफाई किया था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि बेसिकली इंजीनियर्स के लिए होती है एग्ज़ाम के बारे में, जिसके फॉर्म ऑलरेडी आप सब ने मोस्टली फिल किए होंगे। मार्च 10 मार्च तक जिसकी डेट थी। तो दोस्तों, उसी इसी एग्ज़ाम के लिए बेसिकली हम आपकी प्रिपरेशन इफ़ेक्टिव हो सके, तो उसके लिए हम वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है, जिसका नाम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग की बैकबोन है, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप ये देख पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि मैंने ये बैकबोन वर्ड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए क्यों यूज़ किया है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो बेसिकली एक इंट्रो लेक्चर है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के ऊपर, कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होती क्या है, सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मैंने ये सब्जेक्ट ही सबसे पहले चूज़ किया है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो ये सारी बातों को हम आगे अभी जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कि ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कि वो सब्जेक्ट है क्या, हम उस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या काम आएगा, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जो कि इंक्लूड करता है अपने अंदर तीन कंपोनेंट, जिसको कंपोनेंट हम बोल सकते हैं सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स एंड जियोलॉजी। अब ये तीनों कंपोनेंट हैं क्या, ये हम जैसे जैसे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, जब हम एक्चुअल अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर होगी। वैसे अगर मैं आपको थोड़ी सी और डीपनेस में लेके जाऊं, और अगर मैं इस वर्ड को तोड़ के समझाने की कोशिश करूं, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बेसिकली बना हुआ है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से, जियो एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो होता क्या है, जियो मतलब होता है अर्थ, और अगर हम थोड़े अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम उसे बोल सकते हैं सॉइल, ठीक है। और टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये हम बहुत कॉमन वर्ड है, जो हम सारे इंजीनियर ऑलमोस्ट इससे अवेयर होंगे। तो जब हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दें, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब निकलता है कि हम कैसे अपनी अर्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ की, सॉइल से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं, प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन कैसे देते हैं हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग का पर्पज़ ही यही होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी प्रॉब्लम के
का सॉल्यूशन देना, इंजीनियर करना उस प्रॉब्लम को, लाइक कुछ नई चीज़ लेके आना। तो जब हम यहाँ पे जियो टेक्निकल बोल रहे हैं तो हमारा मतलब ये हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम्स, अब हम थोड़े और प्रिसाइज हो गए। इंजीनियरिंग एक ब्रॉड टर्म हो गया, जब हम उस पर जियो टेक्निकल लगा देते हैं तो यहाँ पे मतलब ये हो जाता है कि जो सॉइल से रिलेटेड, रॉक से रिलेटेड, हमारे अर्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन देना यूजिंग इंजीनियरिंग, और टू बी प्रिसाइज यूजिंग टेक्निकल इंजीनियरिंग। और उसमें सॉइल इंजीनियरिंग इंक्लूड हो जाती है, रॉक मैकेनिक्स इंक्लूड हो जाती है, और जियोलॉजी इंक्लूड हो जाती है। आप देख सकते हो जियोलॉजी में फिर से जियो वर्ड आ रहा है, दैट इज अर्थ और सॉइल, और लॉजी मीन्स साइंस। तो यहाँ पे फिर से हम साइंटिफिक वे में अर्थ की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। ओके, अर्थ इन द सेंस सॉइल की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है कि समटाइम्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज यूज्ड सिनोनिमसली विद सॉइल इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, सिनोनिमसली का मतलब होता है कि बहुत कॉमन वर्ड है। ओके, तो अगर हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को सॉइल इंजीनियरिंग में बोल दें तो ये उतना ही सही होगा जितना उसको हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये मतलब क्लियर ये समझ आया होगा कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है क्या। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला सवाल ये आता है कि हमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की पढ़ने की ज़रूरत क्यों है भाई, हम क्यों पढ़ें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अच्छी खासी लाइफ चल रही है, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो लेकिन अचानक से एक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सामने वीडियो आ गया है। तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इंजीनियर तो हम वैसे भी बन जाएंगे बिना पढ़े, डिग्री हमें वैसे ही मिल जाएगी, पर इसे पढ़ें क्यों। ठीक है, आप सभी के में ये सवाल आता है, दिमाग में ये सवाल आना चाहिए एक्चुअली कि कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका काम क्या है। हम आखिर कुछ ना कुछ तो एफर्ट देंगे। अगर एक रात पहले हमें एग्ज़ाम भी देना है उस सब्जेक्ट को निकालने के लिए, तो वो एक रात तो हम उस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, तो वो एक रात भी अगर हम दे रहे हैं इस टॉपिक पे तो वो हम क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कि इस सब्जेक्ट के बिना ना सिविल इंजीनियरिंग इनकम्प्लीट है। क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग के जो भी एप्लीकेशंस, जो भी चीज़ें करते हो, अप्लाई करके जो भी चीज़ें क्रिएट करते हो, बनाते हो, वो आप सही तरीके से, अच्छे तरीके से, साउंड तरीके से नहीं बना पाओगे जब तक आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं होगी। अब ऐसा क्यों दोस्तों, अभी हमने पीछे देखा हमारे इस स्लाइड में कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंप्राइज करता है सॉइल इंजीनियरिंग से, रॉक मैकेनिक्स से एंड जियोलॉजी से। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, आप जो भी अपने आसपास स्ट्रक्चर देख रहे हो सिविल का, वो बिल्डिंग हो, चाहे वो रोड हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेन की पटरियाँ हो, चाहे वो फ्लाई ओवर हो, ये सारे के सारे, ऐसे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आखिर ये खड़े होते हैं सॉइल के ऊपर, किसी न किसी ग्राउंड के ऊपर। उस ग्राउंड में किसी न किसी टाइप की मिट्टी होगी, उस मिट्टी का कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा। वो हो सकता है ब्लैक सॉइल हो सकता है रेड सॉइल वो हो सकता है येलो सॉइल हो सकता है वहाँ पे सिर्फ रेत हो। तो दोस्तों, अगर आप जिस चीज़ पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हो, अपना आप कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, उस सॉइल की अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या आप जो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं वो आप खड़ा कर पाएंगे वहाँ पे। आप इस बात को समझिए ज़रा, इस पे थोड़ा गौर फरमाइए कि जब तक जिस बिल्डिंग को आप जहाँ पे खड़ा करने चाहते हो उस जगह का आपको प्रॉपर आइडिया नहीं होगा, क्या आपकी बिल्डिंग 100% सेफ हो पाएगी आने वाले फ्यूचर के जो भी चैलेंजेस होंगे उनके लिए। क्या आप ये समझ पाओगे कि अगर आपकी जो जहाँ पे आप साइट है, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उसके बगल से अगर कोई नदी जा रही है, तो वो आने वाले टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी पे, उसकी फाउंडेशन पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी आने वाली लॉन्ग लाइफ को लेकर। क्योंकि आप अगर इन पॉइंट को अंडरमाइन करते हुए, उससे इग्नोर करते हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपका स्ट्रक्चर या आपका जो भी प्रोजेक्ट है शायद वो फ्यूचर में अनसेफ रहे।
जितने भी आगे के चैलेंजेस आएंगे स्ट्रक्चर को लेके, सपोज कभी फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है या फिर नॉर्मली जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस होते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा आगे उस स्ट्रक्चर के लिए पता लगाना कि वो आगे कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। तो अगर हमें सॉइल की प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है तो हमारे लिए एक बहुत साउंड और अच्छा स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सब्जेक्ट की एकदम बारीक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चलते मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियर। नाउ अब यहाँ पे आप नोटिस करो, मैंने लिखा है साउंड एंड कंप्लीट सिविल इंजीनियर। आई गेस ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनने वाले हैं और आपको यही नहीं आता पता कि आप जिस साइट पे काम करने वाले हैं उस सॉइल का नेचर क्या है, वो सॉइल कितनी सही है हमारे स्ट्रक्चर के लिए, अगर आप एक सिविल इंजीनियर होके ये चीज़ नहीं बता पाते हैं तो क्या अब आप अपने आप को एक कंप्लीट सिविल इंजीनियर कभी भी बोल पाएंगे? आप हमेशा हमेशा एक अधूरे सिविल इंजीनियर रह जाएंगे अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। मार्क्स अलग चीज़ हो जाती हैं, आपके एग्ज़ाम की डिग्री अलग चीज़ हो जाती है, नो डाउट वो असेंशियल हैं, बिना उसके आप सिविल इंजीनियर नहीं कहलाएंगे, लेकिन वो आप एक दिन पढ़ के रट्टा मार के दो चार क्वेश्चन के आंसर करके भी बन जाते हैं। लेकिन आप एक साउंड सिविल इंजीनियर तभी बनेंगे जब आप इस सब्जेक्ट को प्रॉपर समझें, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को समझें, इस सब्जेक्ट के एप्लीकेशन को समझें और ख़ासकर ये रियलाइज़ करें कि ये सब्जेक्ट हमारी सिविल इंजीनियरिंग या हमारे कंस्ट्रक्शन के फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो जब आप इतनी ग्रेविटी, इतनी गहराई के साथ इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, आप एक नो डाउट बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बन के तो ज़रूर निकलेंगे। अब हम जाते हैं अगले पॉइंट, हमारे अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट क्या है? फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ सिविल इंजीनियर। नो डाउट ऊपर के दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें एक बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर बनाते हैं, बट अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ते और आप कोई भी गवर्नमेंट, स्पेशली या मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूँगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं और चाहते हैं वो क्लियर हो, तो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी एग्ज़ाम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बिना क्लियर करना, आई थिंक मैं नामुमकिन नहीं बोलूँगा बट बहुत डिफ़िकल्ट है। अब ऐसा क्यों? इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी अगली स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। आप ये देखो, यहाँ पे हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का हमने वेटेज मेंशन कर रखा है। ये जो भी लेक्चर मैं लेके आ रहा हूँ, जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालूँगा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये सारे वीडियोस मैं अभी के लिए फोकस कर रहा हूँ हमारी CGPSC का जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये सेम लेक्चर फॉलो कर सकते हैं SSC JEE के हिसाब से। अब आप ये देखो, अगर हम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो छत्तीसगढ़ का है उसमें रफली जो अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सब्जेक्ट का वेटेज अराउंड 18 ±2% है। अब इस 18 ±2% से मेरा मतलब है कि किसी एग्ज़ाम में 20% क्वेश्चन भी आए हैं, किसी एग्ज़ाम में 16% क्वेश्चन भी आए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर आपका 300 नंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है, और उसमें 20% क्वेश्चन अगर एक ही सब्जेक्ट से आ जाते हैं तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि 60 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ आपके जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से बन रहे हैं। तो आप ये सोच लो कि आपके पूरे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में 15 सब्जेक्ट हैं और उसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट ही आपको 300 में से 60 नंबर दिला सकता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी बंदा जो एक इंजीनियर बन चुका है उसके लिए बहुत आसान है ये रियलाइज़ करना कि ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब अगर मैं थोड़ा और आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊं तो एक एग्ज़ाम होता है जो हम सभी देते हैं मोस्टली,
कुछ का क्लियर होता है, कुछ का नहीं होता, जो हमें कॉलेज में बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है, जिसका नाम होता है गेट। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम गेट 100 नंबर का होता है, और इसमें अगर आप वेटेज देखो तो दोस्तों इसमें वेटेज जो है कम से कम हर साल इसमें 13 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम अभी तक 18-19 नंबर के भी सवाल इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो आपको ये अंदाज़ा लगाने में डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमें जो एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो हमारा ड्रीम एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू हमें ड्रीम जॉब मिलेगी, उस एग्ज़ाम के लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। और शायद आप इसलिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कि आप आगे चल के समझेंगे कि ये सब्जेक्ट मैंने सबसे पहले क्यों चूज़ किया है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में इस सब्जेक्ट को कर लेते हैं तो हमारी शुरुआत हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से होगी, हम एक बड़े सब्जेक्ट को बहुत जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं वापस जाता हूँ उसी स्लाइड पे जहाँ हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आपको अब तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट क्यों है सिविल इंजीनियरिंग का, ये हमें साउंड एंड कंप्लीट सिविल इंजीनियर बनाएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की नॉलेज। और तीसरी बात ये कि भाई हमें जो नौकरी चाहिए वो हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बड़ी आसानी से मिल सकती है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में। अब हम पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट पेज में देखा था कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है, जो हो गया सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स और जियोलॉजी। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है, ये यहाँ पे माइंड करिए आप कि मैंने बोला है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो हम आगे कवर करने वाले हैं उसमें हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को बेसिकली हम क्लासीफाई कर देते हैं दो पार्ट में। एक हो जाता है सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, दूसरा हो जाता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। दोनों पार्ट जो है नाम से ही क्लियर हो रहा है। सॉइल मैकेनिक्स ये क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आया, किसने सॉइल मैकेनिक्स का टर्म दिया, ठीक है, एक पूरे पार्ट को हम सॉइल मैकेनिक्स से क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे जब मैं एक एक चैप्टर लेना शुरू करूँगा। तो जहाँ तक हमारा सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट होगा, वो वाला पार्ट मैं आपको जब भी जिस जिस चैप्टर में पढ़ाऊँगा वहाँ मैं क्लियरली बताता जाऊँगा कि सॉइल मैकेनिक्स आखिर क्यों क्यों ये पार्ट सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, एक रफ आइडिया अगर मैं दूँ तो बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स क्या है, ये एप्लीकेशन है जो हमारे मैकेनिक्स के लॉ होते हैं। अब मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स होता है कि हम वहाँ मैकेनिक्स की जब भी बात करते हैं तो मैकेनिक्स डील करता है जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनके एक्शन के बारे में। ठीक है, जो भी हमारे सॉइल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस वो क्या क्या इम्पैक्ट डालेंगे, उनका एक्शन क्या होगा, ये सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है। दूसरा जो हमारा पार्ट है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, बेसिकली फाउंडेशन इंजीनियरिंग डील करता है कि जो हम हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सुपर स्ट्रक्चर जो हम ऊपर बनाते हैं, और एक होता है सब स्ट्रक्चर जो हम अर्थ के नीचे बनाते हैं। अर्थ के सेंस इन द अपर लेयर ऑफ अर्थ जो होती है सॉइल के, उसके नीचे बनाते हैं फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए। लाइक फाउंडेशन बहुत अलग अलग टाइप की होती है, जैसे सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। अब अगर हम सैलो फाउंडेशन को कैटेगराइज करें तो आइसोलेटेड फाउंडेशन, स्ट्रैप फाउंडेशन, स्प्रेड फाउंडेशन, ट्रेपेजॉइडल फाउंडेशन। तो कहाँ कौन सी सिचुएशन में हम क्या देंगे, अगर हम डीप फाउंडेशन पे चल जाएं तो पाइल फाउंडेशन देंगे या फिर राफ्ट देंगे, क्या देंगे और कैसे चूज़ करेंगे कि कहाँ कैसे कौन सी फाउंडेशन देनी है, क्या क्राइटेरिया होगा फाउंडेशन को चूज़ करने का। अगर हम सैलो फाउंडेशन चूज़ कर रहे हैं तो क्यों चूज़ किया हमने, हम डीप फाउंडेशन चूज़ कर रहे हैं तो हमने क्यों डीप फाउंडेशन चूज़ किया। अब सैलो फाउंडेशन के अंदर भी हम कौन सी सैलो फाउंडेशन देंगे, अगर आइसोलेटेड चूज़ कर रहे हैं तो क्यों करेंगे, ट्रेपेजॉइडल दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस पे हम आगे चल के अभी बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये दोनों हमारा एक अगर मैं बोलूँ तो सिलेबस है। अब इसके आगे का क्लासिफिकेशन
चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे सिलेबस पे। तो सिलेबस अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली हमारे टोटल 14 टॉपिक्स हैं जो कि मैंने CGPSC की गाइडलाइन के हिसाब से उठाए हैं। और हमारे स्टैंडर्ड सिलेबस भी यही होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से। पहले हम सॉइल को जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में जैसे हम किसी भी इंसान से जब इंटरेक्ट करते हैं हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा अगर तू हमने सिर्फ देखा है उससे बात नहीं की तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है, उसका कलर ये है, ठीक है, और वो कैसे चल रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली हम उस चीज़ की प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ सॉइल के साथ भी करेंगे। इस पहले चैप्टर को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, और कई जगह इसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप भी। उसके बाद हम उस सॉइल को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर हो जाता है कि सॉइल हमारी किस टाइप की है। जैसे हर एक इंसान हम बोलते हैं ना कि अलग अलग टाइप का होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। ये थोड़ा सा सेक्सिस्ट एग्जांपल हो जाएगा बट थोड़ी सी आपको फील दिलाने के लिए, जैसे हमारी सॉइल भी अलग अलग कलर्स की हो जाती है, ऑर्गेनिक सॉइल हो जाती है, ठीक है, सॉइल का टाइप बदल जाता है, कोई ग्रेवल होता है, कोई सैंड होता है। तो हम अलग अलग तरीके से सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। तो इसीलिए हमारा सेकेंड चैप्टर हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब तीसरा चैप्टर ये कुछ बुक्स में मेंशन होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के अंदर ही, और कुछ बुक में इसे अलग से दिया जाता है क्लेम मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से। तो यहाँ मैं इसे अलग से ही लेके डील करूँगा कि ये बेसिकली सॉइल का एक जो टाइप होता है क्ले, उससे डील करता है कि उसमें कौन कौन से मिनरल यूज़ होते हैं। जैसे हम आगे जानेंगे एक टर्म आता है मॉन्ट मोरोलिनाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सॉइल में हनीकॉम स्ट्रक्चर है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे थर्ड चैप्टर में बात करेंगे। अब उसके बाद हमारी अगला आ जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस में हम स्ट्रेसेस कैसे लग रहे हैं सॉइल के पार्टिकल्स पे, सॉलिड्स पे, उस पर वाटर का इम्पैक्ट क्या आ जाता है। यहाँ पे जाके हम पोर वाटर प्रेशर, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, ये सारा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर आता है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है परमेबिलिटी एंड सीपेज थ्रू सॉइल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। परमेबिलिटी एंड सीपेज थ्रू सॉइल मतलब सॉइल में जब वाटर आता है और वो वाटर सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स के बीच से ट्रैवल करके जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पूरे सॉइल के अंदर और ऊपर के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल की। यहाँ पे इसको हम वर्टिकल स्ट्रेसेस बोलते हैं, वर्टिकल स्ट्रेसेस। इसमें बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो अगर हमारे ऊपर की सॉइल की लेवल पे कोई स्ट्रेस लग रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ओवरऑल फाउंडेशन पे, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर किसी पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना फोर्स एक्ट करेगा अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पे अगर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो। अगला आता है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में हम बेसिकली बात करते हैं जो हमारी सॉइल सॉलिड्स के अंदर अगर एयर पार्टिकल हैं वॉइड्स के अंदर, अगर सॉइल के अंदर हमारे सॉइल में जो हमारे वॉइड्स होते हैं अगर उसमें एयर है, ठीक है, तो वो किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करेगी। उस एयर के होने की वजह से हमारी सॉइल की डेंसिटी क्या आएगी, उस एयर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं उस एयर को रिमूव करने के लिए। ये सारी चीज़ हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में बात करते हैं। ये सारे चैप्टर की हर एक डिटेल में इस चैप्टर के एक आउटलाइनिंग में उस चैप्टर के शुरू होने से पहले भी आपको दूंगा, लेकिन अभी जस्ट हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं तो उस पर मैं एक बार आपको थोड़ा सा रफली ये बता देना चाहता हूँ कि किस किस चैप्टर में क्या है। फिर अगला चैप्टर हमारा आता है कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। कंसोलिडेशन में जैसे कि हम अपने पिछले चैप्टर में देखा कि अगर सॉइल है तो उस पर एयर का क्या इम्पैक्ट होगा, ये होता था कॉम्पैक्शन। यहाँ पे अगर सॉइल है तो उसमें वाटर का क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, वो हो जाता है हमारा कंसोलिडेशन। अगर सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो वो सॉइल किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो किस तरीके से सैचुरेटेड है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से डिफरेंट टेस्ट करेंगे ये पता करने के लिए कि उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है, या वाटर को अगर रिमूव करना है तो इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ होगी। ये सारी चीज़ हम कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है
शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम बेसिकली सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। शेयर, ये वर्ड आप जितने भी सिविल इंजीनियर हैं, आप बिना इस शेयर वर्ड के अपनी इंजीनियरिंग को क्लियर नहीं कर पाएंगे। हम सबको पता होता है कि शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ की सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या है। अगर सॉइल पे शेयर फोर्स लग रहा है, कोई शेयर फोर्स आ रहा है जो शेयर फॉर्म में है, ठीक है, तो जब उसका एप्लीकेशन होगा तो सॉइल हम कैसे रिएक्ट करेगी, उस फोर्स को हम कैसे काउंटरएक्ट करेंगे और अपने स्ट्रक्चर को कैसे स्टेबल बनाएंगे, ये सारी चीज़ हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पे बात करते हैं। यहाँ पे मोहर सर्कल वगैरह का भी कंसेप्ट हम इसी चैप्टर पे डील करेंगे। उसके बाद आ जाता है अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। ये चैप्टर हमारा, जितने भी हम रिटेनिंग वॉल वगैरह वाले स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर हम अगर फ्लाई ओवर देखें, ओवर ब्रिजेस देखें, तो उनके नीचे जो भी हम सॉइल भर रहे हैं या फिर जहाँ भी हम सॉइल को रिटेन करके रख रहे हैं, तो उस पे उस सॉइल, उस स्ट्रक्चर पे सॉइल क्या प्रेशर लगा रही है। ठीक है, अगर कोई रिटेनिंग वॉल है जिसके थ्रू हमने हिल्स वगैरह में जैसे हम रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे उस सॉइल को रोकते हैं, ताकि वो हमारा जो भी, सपोज अगर कोई हिल है उसके सामने हमने रोड बना रखा है हमारे ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, और साइड में हमने रिटेनिंग वॉल बना रखी है, तो वो रिटेनिंग वॉल की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि जो सॉइल जस्ट बगल में है रोड के, वो कभी किसी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होने के चांसेस हो या अर्थक्वेक आए, तो वो वहाँ से सॉइल निकल के रोड पे ना आ जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के साथ हम कैसे डील करते हैं ये हम देखेंगे अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल पे। सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन, ये तीनों चैप्टर हमारी फाउंडेशन इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि कब हम सैलो फाउंडेशन देंगे, उसकी कंडीशन क्या होगी, कब हम डीप फाउंडेशन देंगे, वो क्यों दे रहे हैं, अगर सैलो दे रहे हैं तो कौन से टाइप की दे रहे हैं, डीप दे रहे हैं तो कौन से टाइप की दे रहे हैं, कैसे करना है सेलेक्शन, कहाँ पे देना है, ये सारी चीज़ें हम इन चैप्टर्स में जाके पढ़ते हैं। और सॉइल एक्सप्लोरेशन में भी बेसिकली सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल को मजबूत कैसे करें, अगर लूज सॉइल है तो ठीक है, अगर सॉइल एक्सपेंसिव है तो वहाँ पे उसको कैसे सही किया जाए, ये सारी चीज़ हम सॉइल एक्सप्लोरेशन में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा टोटल पूरा सिलेबस जो हम अभी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आगे पढ़ेंगे। और यही बात करने के लिए आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया हो कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट, और मैंने ये क्यों ये टॉपिक ही चूज़ किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप हमें मेल कर दो। यहाँ पे ये हमारी मेल आईडी है, यहाँ पे जाके आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हम जल्दी प्लान भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने की, जो अंडर प्रोसेस है। इस वजह से हम जल्दबाजी में आप लोगों के साथ क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। आप अगर रेगुलर अपडेट्स चाहते हो जो वीडियोस वगैरह की आपको मिलती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी लिंक ये है। आप इंस्टाग्राम पे मोस्टली काफ़ी सारे लोग तो जुड़े हुए हैं जो कंटिन्यूसली क्वेश्चन भेजते हैं, पूछते रहते हैं। तो आप जो लोग नहीं जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज की लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल रखी है। और बाकी इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कहीं भी, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्टेड है, वहाँ पे आप मैसेज कर दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को ज़रूर फीडबैक दो। स्पीड फास्ट तो नहीं है, समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, और कैसे इसको बेटर बनाऊँ और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, आप ज़रूर इनपुट्स दो। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आगे का वीडियो और भी अगर कुछ रह गया हो तो उसको और बेटर बना के लाऊं। अगले वीडियो से हम डायरेक्टली स्पेसिफिक अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।